हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे कि लवाइजिए साहब ने जो बताया था रासायनिक संयोजन का नियम, उसके बारे में पढ़ेंगे। हम लोग लास्ट वीडियो में यहीं तक छोड़ के गए थे, आज उसके आगे पढ़ेंगे। तो हुआ क्या था कि जैसे कोई भी अगर तत्व हो Na और Cl2 हो तो बनाता है 2NaCl। सोडियम है, क्लोरीन है, बनाता है सोडियम क्लोराइड बनाता है। तो उनके मन में था, लवाइजिए साहब के मन में, जो केमिस्ट्री के जनक भी हैं लवाइजिए साहब, तो इनके मन में था कि ये अभिक्रिया कैसे करता है, कैसे यौगिक का निर्माण करता है। ये अभिक्रिया करके दो तत्व मिला, दो पदार्थ मिला और यौगिक का निर्माण करता है। आखिर क्यों करता है अभिक्रिया, कैसे करता है, यही मन में उसके मन में था। तो इसी के संदर्भ में उन्होंने नियम दिया कि ये आखिर संयोग कैसे करता है, संयोजन का नियम दिया। क्या नहीं दिया, नियम संयोजन दिया कि पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके यौगिक का निर्माण करते समय कुछ नियम का पालन करते हैं, कुछ नियम का पालन करते हैं, जिसे रासायनिक संयोजन का नियम कहते हैं। रासायनिक संयोजन का नियम कहते हैं, संयोजन का नियम कहते हैं। देखिए, ये बात कहा था लवाइजिए साहब ने, जो तो कहा था, उसी के संदर्भ में एक प्राउस्ट वैज्ञानिक थे, प्राउस्ट। उन्होंने ये बात कहा था कि अगर पदार्थ आपस में यौगिक का निर्माण करते हैं तो कुछ नियम का पालन करते हैं। क्या करते हैं? कुछ नियम का अनुपालन करते हैं, और उसी नियम को क्या कहते हैं हम लोग, जिसे रासायनिक संयोजन का नियम कहते हैं। ठीक। फिर इन्होंने दोनों ने मिल करके कुछ नियम दिया, लवाइजिए साहब ने, और इन्होंने प्राउस्ट ने भी इसी के संदर्भ में बात कहा था कि पदार्थ जो होता है आपस में व्याख्या करके यौगिक का निर्माण करते समय क्या करता है, कुछ नियम का अनुपालन करता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, रासायनिक संयोजन का नियम कहते हैं। इंग्लिश में अगर बात किया जाए तो इसको कहते हैं हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। मतलब रासायनिक संयोजन का नियम, कहते हैं। और दो नियम दिया था। कितना नियम दिया था उन्होंने? दो नियम दिया था। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसको इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, इसको इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक, ये दो नियम दिया था लवाइजिए साहब ने। कितना नियम दिया था? दो नियम दिया था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। और इसी के संदर्भ में उन्होंने भी कहा था, ये प्राउस्ट साहब ने, कि जो पदार्थ होता है आपस में व्याख्या करके यौगिक का निर्माण करता है तो उस समय क्या होता है, कुछ वो नियम का अनुपालन करता है। और कितना नियम का अनुपालन करता है? दो, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे शायद दिख नहीं रहा है, अनुपालन करते हैं आप लिखें। ठीक, अभी इधर लिखेंगे। आगे पढ़ते हैं। अब यही दोनों नियम के बारे में पढ़ते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम।
पहला क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, मार्कर में इंक डाल देते हैं पहले। ठीक, इंग्लिश में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब दिखता होगा साफ साफ, कंजर्वेशन ऑफ मास। ये नियम क्या कहता है, कहता है कि अगर तत्व मिल करके यौगिक बनाता है तो उस टाइम पे क्या होता है, द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं होता है, द्रव्यमान में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर Na प्लस Cl2, तो Na बनाता है NaCl, ये बनाया, तो कहता है कि अगर ये संयोग करके बनाता है, यौगिक बनाता है, तत्व मिल करके यौगिक बनाता है, तो इसमें द्रव्यमान का हानि नहीं होता है, द्रव्यमान का नुकसान नहीं होता है। चाहे वो भौतिक परिवर्तन हो, रासायनिक परिवर्तन हो, कोई भी परिवर्तन हो, उसमें द्रव्यमान का हानि नहीं होता है। कहने का मतलब द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या कहता है कि अगर कोई भौतिक परिवर्तन हो, रासायनिक परिवर्तन हो, द्रव्यमान का ना ही विनाश होता है और ना ही निर्माण होता है। इसको ही कहते हैं हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है, इसको कहते हैं हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अगर बात करें, जैसे अगर मान के चलें कि कोयला लिए और इसको हम लोग क्या कर दिए, जला दिए। कोयला क्या कर दिए, एक किलो कोयला लिए, इसको जला दिए। कोयला को क्या किया हम लोग, जला दिए। तो जब कोयला को हम लोग जलाएंगे, कोयला मान के चलिए ये है, इसको अगर हम जलाएंगे तो क्या होगा, राख बचेगा, लास्ट में क्या बचेगा, राख बचेगा। और राख बचेगा, साथ ही साथ उसमें क्या होता है, धुआं उत्पन्न होता है। अगर मान के चलिए कि अगर आप 1 किलो कोयला जलाइएगा, क्या कीजिएगा, 1 किलो कोयला जलाइएगा, तो अगर बाद में देखा जाए तो राख जो बचेगा, अगर राख को आप नापिएगा, उसको तौलिएगा, तो वो 1 किलो राख नहीं बचेगा, वो 1 किलो राख क्या होगा, नहीं बचेगा। इसका मतलब क्या, यहाँ पे हम लोग 1 किलो कोयला लिए थे और यहाँ पे देखते हैं राख 1 किलो होता भी नहीं, आधा किलो भी नहीं पूरा, मतलब बहुत कम हुआ, मतलब मान के चलिए 250 ग्राम हुआ राख बचा। तो यहाँ पे तो अगर आप बोलिएगा कि नहीं, यहाँ पे तो द्रव्यमान का विनाश हो रहा है, यहाँ पे द्रव्यमान का विनाश हो गया, लेकिन कहता है द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या कहता है, कहता है द्रव्यमान का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे कि 1 किलो कोयला लिए थे, उसको जला दिए, तो बचा 250 ग्राम बचा, मतलब बहुत कम बचा, उतना नहीं बचा जितना पहले था। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी द्रव्यमान का विनाश नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी द्रव्यमान का विनाश नहीं हो रहा है। कैसे, समझिए इसको। जब हम कोयला जलाते हैं तो उसमें क्या होता है, धुआं बनता है। तो क्या होता है, धुआं होता है। मतलब क्या, जब हम जलाते हैं तो बाहर यहाँ पे जो कार्बन जलाते हैं तो इसमें कार्बन का है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, और बाहर में क्या होता है, ऑक्सीजन है। वायु को उस पर जलाते हैं हम लोग, तो ऑक्सीजन आता है यहाँ से, और यहाँ से इसके पास आया, अभिक्रिया किया, और एक कार्बन डाइऑक्साइड बनकर क्या होता है, ऊपर उड़ जाता है। यहाँ से ऑक्सीजन आया, फिर क्योंकि हम लोग कोयला जला रहे हैं, कार्बन जला रहे हैं, तो यहाँ से आया ऑक्सीजन बन के ऊपर, कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर हो गया। मतलब धीरे धीरे क्या हुआ, इस यहाँ से कार्बन को ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बदल रहा है। मतलब क्या, धीरे 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 धीरे, और ऑक्सीजन आएगा, यहाँ के कार्बन से ऑक्सीजन क्या करेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, फिर ऊपर उड़ जाएगा। मतलब क्या, यहाँ से द्रव्यमान को, कार्बन को यहाँ से लेके जा रहा है, और कौन लेके जा रहा है, ऑक्सीजन लेकर जा रहा है। मतलब वो कार्बन जो था अब वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बदल गया, गैस के रूप में बदल रहा है। तो यहाँ पे बदल रहा है, विनाश नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी जो द्रव्यमान था पहले 1 किलो, अगर यहाँ पे अगर हम जलाएं और देखें कि ऑक्सीजन यहाँ से आके अभिक्रिया नहीं करता है, तो यहाँ का कार्बन यहीं पे रह जाएगा, तो फिर आपको 1 किलो ही प्राप्त होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वहाँ से क्या होता है, उसमें कार्बन है तो एक ऑक्सीजन आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना, ऊपर उड़ गया। मतलब धीरे धीरे यहाँ का कार्बन क्या होता है, खत्म होता जाता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बनते जाता है। तो धीरे धीरे वहाँ से निकल रहा है कार्बन, तो द्रव्यमान तो वापस घटेगा ही घटेगा, लेकिन विनाश नहीं हो रहा है द्रव्यमान का। द्रव्यमान भले कार्बन का द्रव्यमान क्या हो रहा है, वो अलग रूप में बदल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रूप में बदल रहा है, लेकिन विनाश नहीं हो रहा है। तो वही कहता है ये नियम कि द्रव्यमान नियम कहता है कि द्रव्यमान को ना तो निर्माण होता है, ना ही क्या होता है, विनाश होता है। मतलब पहले जितना द्रव्यमान था अभी भी क्या होगा, उतना ही द्रव्यमान होगा। मतलब अभिक्रिया से पहले जितना द्रव्यमान था उतना ही द्रव्यमान क्या होगा, अभिक्रिया के बाद भी होगा। ठीक, मतलब इसका दोनों का द्रव्यमान दोनों का द्रव्यमान का योग
योग इसके बराबर होगा। क्या होगा? इसके बराबर होगा, प्रतिफल के द्रव्यमान के बराबर होता है। इसका नाम क्या है? अभिकारक। इन दोनों का नाम क्या है? अभिकारक है। इसका नाम अभिकारक, इसका नाम अभिकारक। तीर के इस तरफ अगर लिखा रहेगा उसको कहते हैं हम लोग अभिकारक। मतलब अभिकारक का द्रव्यमान का योग, और इसको कहते हैं हम लोग प्रतिफल कहते हैं या उत्पाद कहते हैं इसको, प्रतिफल या कहते हैं इसको हम उत्पाद कहते हैं या उत्पाद। तो दोनों का अभिकारक के द्रव्यमान का योग प्रतिफल के योग द्रव्यमान का क्या होता है? बराबर होता है। इसको भाषा में किस तरह लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे कि द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है, न तो निर्माण होता है और न ही विनाश, और न ही विनाश होता है। इसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। इसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। ठीक, लिख लीजिए इसको। तो लिख लिए। अब अगला पढ़ते हैं, स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम पढ़ेंगे। दूसरा यह था स्थिर अनुपात का नियम। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये कहता है कोई भी यौगिक अगर है, कोई भी क्या है अगर यौगिक है, तो वो क्या होता है? एक निश्चित अनुपात में, निश्चित अनुपात में मिलने से होता है। उसका द्रव्यमान जो होता है क्या होता है? वो निश्चित अनुपात में मिलने से होता है। क्या लिखेंगे? फिर समझाते हैं आपको। किसी भी यौगिक का निर्माण किसी भी यौगिक का निर्माण हमेशा तत्वों के भारों हमेशा तत्वों के भारों के निश्चित अनुपात में संयोग करने से बनता है। कोई संयोग करने से होता है, संयोग करने से होता है। किसी भी का निर्माण हमेशा तत्वों के निश्चित भारों के अनुपात में, तत्वों के निश्चित भारों के अनुपात में, निश्चित पे कर दीजिए, तत्वों के निश्चित भारों के अनुपात में संयोग करने से होता है। कहने का मतलब समझिए। जैसे अगर बात करें H2O, तो यहाँ पे बता देते हैं हम लोग कि हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है वो 1 AMU होता है। कितना होता है? 1 AMU होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट। ये पढ़ाएंगे, इसमें ही आगे पढ़ाएंगे आपको। 1 होता है, इतना समझ लीजिए आप। दूसरा, ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 16 AMU। क्या होता है? 16 AMU होता है।
ठीक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है एक, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। फिर अनुपात लेते हैं, ऑक्सीजन का कितना अनुपात है, ऑक्सीजन का कितना द्रव्यमान होता है 16। अगर इसको कटा के देखें तो कितना हो जाएगा, 2 1 2, 2 8 16। मतलब H2O का जो निर्माण होता है वो हाइड्रोजन का 1 अनुपात, हाइड्रोजन के भार का 1 अनुपात, ऑक्सीजन के भार का 8 अनुपात, मतलब 1:8 में संयोग करने से होता है। अगर दूसरा एग्जाम्पल लें हम CO2, तो कार्बन का याद रखिए आप, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, Mu होता है 16 Mu। ठीक, यहाँ पे कितना है, कार्बन है, एक कार्बन है तो 12, और ऑक्सीजन कितना है, 2 ठो है, तो एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो यहाँ पे 2 16 2 नहीं 32, कटेगा, ये कट जाएगा, 4 बार में कटाइए, 4 तिया 12, 4 8 32, 4 8 32, मतलब 3:8 में, 3:8 में निर्माण होता है इसका। 3 चौक 4 तिया 12, 4 से भाग दीजिए इसमें, 4 से भाग, 4 8 32, 3:8। और भी देखते हैं हम लोग, जैसे NH3 अमोनिया, नाइट्रोजन द्रव्यमान कितना होता है, नाइट्रोजन द्रव्यमान होता है 14, हाइड्रोजन द्रव्यमान होता है 1। आपसे पूछा जाए बताइए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कितना कितना द्रव्यमान का अनुपात मिलकर किसका निर्माण होता है, तो बोलेंगे नाइट्रोजन का होता है 14, तो 14 अनुपात कितना, एक हाइड्रोजन का 1 तो 3 का 3, 14:3 में। इसी तरह हम लोग को सबका भूलना होता है। जैसे अगर और बात करें तो CH4, इसका नाम क्या है, मीथेन है। तो यहाँ पे कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है 12, हाइड्रोजन का 1 का होता है, हाइड्रोजन का 1 तो 4 ठो का 4, तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 3:4, 4 से बाद इसमें, 4 1 4, 4 तिया 12 और 4 1 4, 3:1 में। तो देखें हम लोग कि जल जो होता है उसका 1:8 में निर्माण होता है। अगर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड का तो 3:8 में, अमोनिया का 14:3 में, ये मीथेन का 3:1 में। तो यहाँ पे क्या है, निश्चित स्थिर अनुपात है, एक अनुपात है कि अगर आप जल को 1:8 में मिलाइएगा तभी पानी का जल का अणु निर्माण होगा, पानी का अणु क्या, जल का क्या होगा, अणु का निर्माण होगा। अगर आप कुछ अलग अनुपात ले लेते हैं, जैसे अगर बात करें हम कि यहाँ पे अलग अनुपात 3, यहाँ पे 3 कर देते हैं, मतलब 3 ऐसे कर देते हैं, H3O2 कर देते हैं, मतलब अलग अलग अनुपात ले द्रव्यमान का, तो वहाँ पे H2O आपका नहीं बनेगा, जल नहीं बनेगा आपका, मतलब ये दूसरा चीज़ बन जाएगा। अगर आप स्थिर अनुपात कीजिएगा तभी जो बनना चाहते हैं वो बनेगा। वही कहता है कि स्थिर अनुपात के नियम में कोई भी यौगिक का निर्माण जो होता है वो हमेशा तत्वों के निश्चित भार का अनुपात से होता है। ऐसा नहीं कि जो मन तो भार ले लिया। अगर बात करें कि 3:8 में नहीं मिला रहे, हम मिला दिए 10:5 में मिला दिए, तो कभी भी आपका कार्बन लिए 10 और इसका लिए ऑक्सीजन का 5 अनुपात लिए, तो कभी भी ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस से नहीं बनेगा। कहने का मतलब ये है, मतलब क्या, आपको हमेशा एक निश्चित अनुपात में मिलाना होगा तभी यौगिक का निर्माण होगा, वरना नहीं, मतलब दूसरी चीज़ बन जाएगा नहीं तो। ठीक, तो यही 2 नियम था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डाल्टन साहब ने क्या कहा था इसके बारे में। अभी बहुत सारे वैज्ञानिक आएंगे तो उनके बारे में धीरे धीरे हम सब पढ़ेंगे। ठीक, तो अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।